हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है माध्य, माध्यिका, परिसर, विचलन या विचरण, या जिसको विचरण जो होता है उसको जो है हम प्रसार भी बोलते हैं, प्रसरण भी बोलते हैं। तो इनसे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्ज़ाम्स में वो देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अगर हमारा इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ये आज वाला वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आज वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कैसे माध्य निकाल दिया या कैसे जो है परिसर निकाल दिया, क्या कर दिया, तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप पहले वाला वीडियो देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बाद ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जो पहला वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 14 हो जाता है। 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? ये आपका क्वेश्चंस है जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है या और भी पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका माध्य से रिलेटेड है ये और किस तरह से क्वेश्चंस बना है। आप देखिए, इसको माध्य निकालना कितना ईजी था, आपने पिछले वीडियो में देखा, पर उस पर क्वेश्चंस किस तरह का बना है ये भी आप देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए आप। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। ठीक है, किसको जोड़ा जाता है? प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। किसमें? प्रेक्षणों को प्रेक्षणों में ही जोड़ा जाएगा, माध्य में नहीं। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें तो लगभग आधा तो हल हो ही जाता है। ठीक है, तो 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। किसमें? प्रेक्षणों में ही 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। अभी देखिए, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इसमें 2 और प्रेक्षण अगर जोड़ दे तो उनका जो नया माध्य होगा वो कितना होगा? 14 होगा। तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? ठीक है, 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? ठीक है, तो इस सवाल को हम लगाने के लिए सबसे पहले एक एक चीज़ को लेते रहेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया है 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे 10 इंटू 13। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 हो गया ये। ठीक है, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। किसमें? प्रेक्षणों में ही प्रेक्षणों को तो जोड़ेंगे, माध्य में नहीं जोड़ेंगे। इनमें 2 और प्रेक्षणों को, तो यहाँ प्रेक्षण कितने हैं? 10 हैं। मान लीजिए ये 10 प्रेक्षण हैं यहाँ, तो इनमें हम 2 और प्रेक्षणों को जोड़ दें, अगर 2 और प्रेक्षणों को जोड़ दें कितने हो जाएंगे प्रेक्षण? यहाँ 12 हो जाएंगे। तो ये हो गए 10 प्रेक्षणों का माध्य 13, यहाँ 12 ये प्रेक्षण आगे निकल कर, तो 12 प्रेक्षणों का इन्होंने माध्य कितना बताया? 14। तो यहाँ लिखिए आप, 12 प्रेक्षणों का माध्य कितना इन्होंने बताया है? 14। अब क्या करना है, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस नहीं, बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, यहाँ पे 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 आ गए, इनमें 2 और प्रेक्षण जोड़े। ठीक है, तो हो गए 12 प्रेक्षण और 12 प्रेक्षणों का माध्य इन्होंने 14 बताया। ठीक है, 12 प्रेक्षणों का माध्य 14 आ गया, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 आ गया। अब 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या करना है कि, तो 2 का पूछ रहे हैं, 2 नए प्रेक्षणों का, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा माध्य, है ना। 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो 2 का पूछ रहे हैं, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें नए प्रेक्षणों का माध्य पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर करेंगे, इसको करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो 12 को 14 से गुणा करेंगे, जितना भी आएगा वो लिखेंगे। 10 को 13 से करेंगे, वो लिखेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 12 चौक 48 कि 8 हासिल 4 आया, 12 एकम 12 और 4 168 आ गया, माइनस 13 दशामन 130 कितना है? 2 से करना है डिवाइड। अब हम इसको माइनस अगर करें तो 100 ये हैं, 100 ये हैं, ये तो हट गए, तो 68 बचे। 68 में से 30 के कितने बचे? 38। 38 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 19 आया। 19 दूना 38 होता है ना, 19 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माध्य हमारा नया जो 2 नए प्रेक्षण हैं उनका माध्य क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 था, यहाँ पे 10 प्रेक्षणों का माध्य लिखा, इनमें 2 और प्रेक्षण जोड़ दिए, 12 हो गए। तो 12 प्रेक्षणों का माध्य इन्होंने बता दिया है 14 है, तो 14 लिखा। इसको माइनस कर देते हैं और 2 नए प्रेक्षणों का माध्य पूछा है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने 12 को 14 से गुणा किया तो 168 आया, 13 सामने 130 आया। इसको हमने 2 से फिर से डिवाइड करना है, तो 168 में से 130 माइनस करेंगे 38 आएगा, 38/2 करेंगे और 2 जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 यहाँ पर आएगा, 1 इधर आया, 2 में 18 तो 19 आ गया। ये 19 हमारा माध्य हो जाएगा 2 नए प्रेक्षणों का माध्य। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 16 हो जाता है, 13वां प्रेक्षण क्या होगा। ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा था, 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, वहाँ पर 2 नए प्रेक्षणों का माध्य पूछा था और यहाँ पर पूछा जा रहा है 13वां प्रेक्षण क्या होगा। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा किस में क्या पूछा गया और वह किस रूल से लगा है, किस तरह से लगा। ऊपर वाले में 2 नए प्रेक्षणों का माध्य पूछा था और यहाँ पर 13वां प्रेक्षण पूछा जा रहा है कि 13वां प्रेक्षण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 12 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 15 है। तो जो बता रहे हैं वो सबसे पहले नोट करते रहिए। 12 प्रेक्षणों का माध्य कितना बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं। 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 हो गया, क्योंकि ये माइनस होता है इसलिए माइनस इधर लगाएंगे। ठीक है, आप लिखना जो है यहाँ से स्टार्ट करें इधर। ठीक है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है, प्रेक्षण में प्रेक्षण जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें एक प्रेक्षण जोड़ा, ये कितने प्रेक्षण हैं, 12 प्रेक्षण हैं। इनमें एक और जुड़ जाएगा, 12 में एक और जुड़ जाएगा, 13 हो गई। ये 13 हो गए हमारे प्रेक्षण। तो आप देखिए 13 प्रेक्षण हो गए, एक प्रेक्षण और जोड़ा और नया माध्य कितना हो जाता है, 16। यानी जो एक और प्रेक्षण जोड़ा और 13 हो गए, तो 13 का जो इन्होंने माध्य बताया है कितना बताया है, 16 बताया है। अब ये क्योंकि माइनस है, ठीक है, अब इसको डिवाइड 2 नहीं करना है, क्योंकि हमको माध्य नहीं पूछा जा रहा है, माध्य नहीं पूछा जा रहा है हमसे 13वां प्रेक्षण पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, बस इसको सीधे सीधे माइनस ही कर देना है। तो 13 को 16 पहले ये क्लियर करेंगे, 13 16 की गुणा करेंगे और जो भी आएगा वो लिखेंगे, 12 की 15 से गुणा करेंगे वो आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 13 और 16 की जब हम गुणा करें तो 208 आएंगे, माइनस 12 पंचे 60 का 0 18। ठीक है, 180 आएगा। ये 12 15 की जब हम गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 13 और 16 की जब हम गुणा करेंगे 208 आएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है बस। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 28 आएगा। ये जो है 28 हमारा 13वां प्रेक्षण होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये 13वां प्रेक्षण होगा, ना कि माध्य। अगर माध्य पूछते तो हम डिवाइड कर देते, जैसे कि हमने ऊपर किया है। 2 नए प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया था हमसे, इसलिए ऊपर हमने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2 का पूछा था इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 13वां प्रेक्षण पूछा जा रहा है, तो जब हम प्रेक्षण पूछा जाए हमसे तो हमें कुछ नहीं करना है, जो इन्होंने बताया है वो लिखते रहिए और बस माइनस कर दीजिए। माइनस करके जो भी आता है वही हमारा प्रेक्षण होता है। ये हमारा 28 जो है ये 13वां प्रेक्षण होगा। ठीक है, 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 था, इसमें एक और प्रेक्षण जोड़ा 13 हो गए और इनका नया माध्य क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर कुछ नहीं करना है, इसको गुणा कर ली, इसको इसकी गुणा की और यहाँ से माइनस कर दिया, 28 आया। ये 28 हमारा 13वां प्रेक्षण होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक विचरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, विचरण और विचलन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। विचलन और विचरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और क्या होता है, अगर हमको विचरण निकालना हो तो हमको बस स्क्वायर कर देना होता है, कुछ नहीं है। मान लीजिए मानक विचलन जो है हमको 8 दिया हुआ है या 3 दिया है, मान लीजिए विचलन जो है हमको 3 दिया हुआ है, विचलन ये जो है विचलन जो है 3 दिया हुआ है। ठीक है, और विचरण निकालना हो तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमको 3 का स्क्वायर कर देना है बस। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उतनी बार जितना स्क्वायर लगा है ना, तो जो संख्या है वो 2 बार। ठीक है, तो 2 बार लिखी, 3 तिया 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये विचरण हो जाएगा, विचरण पूछा जा रहा है। जब विचलन दे दिया जाए और विचरण पूछा जाए तो स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
क्लियर है। विचलन और विचरण दो अलग अलग चीज़ें हैं, और विचरण जो है इसको प्रसार भी बोलते हैं, प्रसरण भी बोलते हैं और विचरण भी बोलते हैं, और विचलन को केवल विचलन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। विचरण को प्रसार, प्रसरण और विचरण तीनों चीज़ें एक ही बात है। अगर वो प्रसार दे रहे हैं, प्रसरण दे रहे हैं या विचरण दे रहे हैं, एक ही बात है। विचरण निकालना हो तो विचलन जितना दिया हो उसका स्क्वायर कर देंगे, विचरण या प्रसार या प्रसरण जो है निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ आपने जान लीजिए, ये सब में कॉमन है। विचरण पूछा जाएगा तो विचलन में स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और विचलन और विचरण जो है अलग अलग चीज़ें, ये जानिए। अब सवाल देखते हैं। एक विचरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। यहाँ पर विचरण गुणांक पूछ रहे हैं, यानी कि प्रसरण या प्रसार या विचरण एक ही बात है, उसका गुणांक पूछा जा रहा है। और विचरण का माध्य कितना दे रखा है, 20 है, और मानक विचलन बता दिया है इन्होंने 4 है, इसका विचरण गुणांक क्या होगा। इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है, क्योंकि विचरण गुणांक पूछ रहे हैं इसलिए इस साइड में यहाँ पर विचरण गुणांक लिखेंगे। जो चीज़ पूछी जाती है वो यहाँ इधर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे विचलन बट्टे माध्य, क्योंकि हमसे विचरण गुणांक पूछा जा रहा है इसलिए 100% में आएगा। ये प्रतिशत में आता है इसलिए 100%, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। विचरण गुणांक पूछना है इसलिए विचरण गुणांक इधर लिखेंगे, विचलन पूछ लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर पहुँच जाएगा, ठीक है। फार्मूला यही है। विचरण गुणांक पूछना है इसलिए विचरण गुणांक विचलन बटे माध्य गुणा 100%, ये हमारा फार्मूला है। और इसी को हम सब कुछ रखते रहेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विचरण गुणांक क्योंकि हमको निकालना है, विचलन दे रखा है, विचलन कितना है, ये है, ये विचलन 4 दे रखा है, तो विचलन हमारा ऊपर दिया है, ऊपर नीचे माध्य दिया है। एक विचरण का माध्य 20 है, ठीक है। तो 20 क्या हो गया, माध्य जो जैसा लिखा उसके स्थान पर रखते रहिए। विचलन लिखा है तो विचलन कितना है, 4 लिख दिया, बटे करा, नीचे माध्य है तो माध्य नीचे लिखना है, माध्य 20 है तो 20 लिख दिया। यहाँ पर गुणा का निशान है, गुणा कर दिया, 100% है तो 100% कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हो गया, ये कट गया पूरा। तो अब ये 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, और ये हमारा 20% आंसर हो गया। कुछ दिक्कत है नहीं ना। एक विचरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक कितना होगा, 20%, ये हमारा आंसर होगा। फार्मूला बस याद रखिए, ये सब में यही फार्मूला विचलन पूछा जाएगा, इधर हो जाएगा ये चीज़, ये उधर पहुंच जाएगी। फार्मूला यही है, विचरण गुणांक क्योंकि 100% में आता है, प्रतिशत में आता है, इसलिए ये विचरण गुणांक विचलन बटे माध्य गुणा 100%, ये इसका सूत्र है, फार्मूला है। इसी के आधार पर सब कुछ रखते रहिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका क्या होगी। यहाँ पर बहुलक भी पूछ रहे हैं और माध्यिका भी पूछ रहे हैं। ऑप्शंस में 2-2 करके ऑप्शंस दिए रहेंगे, इस तरह से 2-2 होंगे, मतलब एक बहुलक होगा एक माध्यिका होगी, तो जोड़ा जोड़ा कौन सा जोड़ा सही होगा ये आपको बताना है। तो इस पूरी संख्या में आंकड़ों का बहुलक यानी इस पूरी संख्या का बहुलक बताना है और इसी पूरी संख्या की माध्यिका भी बतानी है। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई होती है वही बहुलक होता है। बहुलक जो कोई भी संख्या जो सबसे अधिक बार आई हुई होती है, पूरी संख्याओं में जो संख्या अधिक बार रिपीट हुई होती है वह बहुलक होता है। आप देखिए इसमें कि इसमें कौन सी संख्या अधिक बार आई है सबसे ज़्यादा, तो -3 देखिए और आया है, नहीं आया है। 4 देखिए 4, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 4, ठीक है। 0 आया है, नहीं आया है। उसके बाद -2 नहीं आया है, -5 2 बार 5 आया है, लेकिन एक -5 है और एक +5 है, इसलिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम इनको दो नहीं मान सकते हैं क्योंकि दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये -5 है और ये +5 है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर ये भी -5 होता, ये भी -5 होता, या ये प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तब हम इसको 2 मानते। अब ये अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि ये -5 है और ये +5 है, तो ये भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं, यानी 4 जो है हमारा ये 2 बार दिया और कोई भी संख्या एक बार से अधिक नहीं है। तो हमारा इसका पूरे का बहुलक कितना हो जाएगा, 4।
बहुलक हो गया 4, क्योंकि बहुलक निकालना कितना आसान है, कुछ नहीं करना, जो भी संख्या देखिए सबसे अधिक बार रिपीट हुई है वही हमारा बहुलक होता है। तो बहुलक निकल गया। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया है कि सबको पहले आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में आप जो है पहले उनको क्रम से रख दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए, उसके बाद जो है आपकी माध्यिका आ जाएगी। अगर क्रम गलत हो गया तो आपकी माध्यिका गलत हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, इस तरह से रखते जाएंगे। तो इस पूरी संख्या में आप देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, क्योंकि माइनस में भी है इसमें कुछ, तो माइनस में क्या होता है, जो संख्या माइनस की है अगर और देखने में सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है। पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो संख्या अगर माइनस में है तो माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं उनमें जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें माइनस में 5 जो है, ये माइनस के 5, ये जो है सबसे छोटी संख्या होगी, देखने में बड़ी है लेकिन सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले -5 लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, तो उसके बाद उससे बड़ी क्या आएगी, उससे बड़ी हो गई -3, ठीक है, -3, क्योंकि -2 नहीं, -3 होगा, -3 आ गया। उसके बाद -2, और उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। -2 के बाद बड़ी संख्या क्या होगी, 0 होगी। 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा। 1 के बाद क्या है, देखिए 2 है, नहीं है, क्योंकि ये 2 माइनस का है तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है। 4 कितनी बार है, 2 बार है। ये बहुत ध्यान रखना है कि संख्या कितनी बार है ये भी लिखना है। तो 4 2 बार है। 4 के बाद देखिए 5, क्योंकि प्लस वाला 5 लिखना है, क्योंकि ये माइनस वाला पहले ही लिख चुके हैं, तो 5 ये वाला लिख लिया, ठीक है। 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 10। आप संख्याएं गिन भी लीजिए, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए वरना माध्यिका गलत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमारी ये 10 संख्याएं हो गई, व्यवस्थित लग गई हैं, सारी बढ़ते क्रम में हो गई हैं। अब क्या करना है हमको, ये 10 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 10 संख्याएं हमको 4 इधर से निकालना है, 4 इधर से निकालना है, 1 2 3 4, ये 4 इधर से निकाल दी, 1 2 3 4, ये 4 इधर से निकाल दी। जो बीच की ये जो बची हैं 2, इनको क्या करना है, जैसे पहले ही पिछले वीडियो में माध्यिका निकालना बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 + 4, ये हमारा, इसको जोड़ना है, फिर इसका क्या करना है, बट्टे 2 करना है, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, तो बट्टे 2 कर दिया। अब 4 और 1 कितना है, 5, 4 और 1 5, बट्टे 2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 दूना 4, और जो 1 आया तो यहाँ पॉइंट लग के एक 0 यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 2.5 यानी 2.5 जो है ये हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है। ये हमारी माध्यिका हो गई, ये हमारा बहुलक हो गया, क्योंकि हमसे दोनों चीज़ें पूछी थी, इस पूरी संख्या के आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका क्या होगी ये पूछी गई थी। तो बहुलक ये हो गया और माध्यिका 2.5, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब माध्यिका और बहुलक दोनों चीज़ें निकल कर आ गई। माध्यिका के लिए आपको क्रम से लिखना बहुत ज़रूरी है और कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए, तभी आपका सही माध्यिका आएगी। और अगर क्रम भी आपका गलत हो गया तब भी माध्यिका गलत आएगी आपकी, तो क्रम से बिल्कुल सही रखना है, ठीक है। तो ये बहुलक और माध्यिका दोनों चीज़ें एक ही सवाल में कैसे निकलती हैं वो भी आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचरण 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, ठीक है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, यहाँ पर विचलन दिया है 4.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। जैसे कि पहले ही बताया, प्रसरण, प्रसार और विचरण एक ही चीज़ होती है, एक ही बात होती है। और अगर प्रसरण, विचरण या प्रसार निकालना हो तो विचलन का स्क्वायर कर देते हैं, ये पहले ही बताया। कुछ नहीं है इस सवाल में, सिर्फ 4.5 का स्क्वायर कर देना हमको, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो देखिए विचलन कितना बताया है, 4.5 बताया है, तो विचलन लिखिए। विचलन कितना बताया है, 4.5। हमको क्या निकालना है, प्रसरण, यानी कि विचरण निकालना है हमको। प्रसरण या प्रसार या विचरण एक ही बात है, तो हमको निकालना है। तो हमको क्या करना है, 4.5 का स्क्वायर कर देना है। जब 4.5 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि 4.5 जो है 2 बार गुणा में, ठीक है। तो 4.5 गुणा 4.5, तो क्या होगा, जब हम इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए
ये आएगा 20, 25 आया, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव, इसमें कितने 2 के बाद दशमलव, 2 के पहले जो है दशमलव आ जाएगा। इसमें 1 के पहले दशमलव लगा है, इसमें 2 के पहले लग जाएगा। ठीक है, 4.5 2 बार हमने लिखा, इसकी गुणा की, ये हमारा आंसर आया। क्योंकि इसमें 1 के पहले दशमलव है तो यहाँ पर 2 के पहले दशमलव लग जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रसरण। क्या था इस सवाल में? कुछ नहीं था। अगर हमको रूल पता है तो सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, मैथ कठिन नहीं है, बस उसको समझने की बात है। विचलन 4.5 दिया है। विचरण या प्रसार या प्रसरण निकालने के लिए विचलन का स्क्वायर कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमको विचलन तो दिया ही था, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। यही संख्या 2 बार लिखी, इसका जो है गुणा करनी है, ये आया। इसके 1 के पहले दशमलव था, अब यहाँ 2 के पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 20.25 यानी 20.25 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। ऊपर हमको प्रसरण ज्ञात करना था, यहाँ पर विचलन ज्ञात करना है। उस सवाल का बिल्कुल उल्टा है ये सवाल, इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर लिया है ताकि आप जो है दोनों में अंतर कर पाएँ। ऊपर जो है हमको प्रसरण निकालना था, विचलन बताया था, यहाँ पर विचलन निकालना है, प्रसरण बता दिया है। तो आपको क्या करना होता है, देखिए, प्रसरण निकालना होता है यानी विचरण निकालना होता है तब हम स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन हमको जब विचलन निकालना होगा तो हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है, रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है। यही तो होता है ना मैथ का फार्मूला, कि जब रूट हटता है तो स्क्वायर बन जाता है और जब स्क्वायर हटता है तो रूट बन जाता है। तो उसमें स्क्वायर लगना होता है, तो उसमें क्योंकि प्रसरण में स्क्वायर लगता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, रूट लगेगा। ये मैथ का फार्मूला है, याद रखिए। स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले में स्क्वायर लगा था क्योंकि प्रसरण का जो रूल है वह स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या, रूट आ जाएगा। किसी वस्तु का प्रसरण कितना दे रखा है इन्होंने, 144 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है 144 इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, 144। तो मानक विचलन क्या करना है हमको, क्या इसका वर्गमूल निकालना है, यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही अगर याद हैं तो बहुत जल्दी सवाल लग जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12, और यही हमारा मानक विचलन होगा जो कि हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, मानक विचलन, जो कि ये पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है ना मानक विचलन। तो मानक विचलन हमारा 12 हो गया। किसी वस्तु का प्रसरण यानी कि प्रसार यानी कि विचरण एक ही बात है, 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। इसको जो है रूट में कर दिया इस तरह से। 144 का वर्गमूल अब निकालना है, तो वर्गमूल 144 का 12 है और 12 क्या हो गया हमारा मानक विचलन। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्क्वायर कर देना होता है अगर प्रसरण पूछते हैं, विचलन पूछते हैं तो इस तरह से आपको इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हमने जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है, ताकि आप जो है देख पाएँ कि एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते रहे हैं अब तक। तो मैंने सभी पिछले एग्ज़ाम्स के ही ये क्वेश्चंस लिए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो ये क्वेश्चंस आए मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, तो इसको जो है इस वीडियो से पहले आप मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ये वाला वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।